Okay, so we are going to start with a new topic today, one of the most important topics in semiconductor devices, that is bipolar junction transistor. इसको bipolar क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको करंट मिलेगा ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको बोलते हैं bipolar. So bipolar here means that the conductivity or current is due to both type of charges. And of course, we'll start with बेसिक वेरी बेसिक ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक बेस मटेरियल है, एक्सट्रिंसिक बेस मटेरियल है. ये पी टाइप भी हो सकता है, ये एन टाइप भी हो सकता है. आई मीन नॉट बेस ऑफ कोर्स. तो आप एक काम करो, स्टार्ट ऑफ विद टेकिंग सम बेस मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इस बेस मटेरियल में जो सिलिकॉन था या जर्मेनियम था, प्योर सेमीकंडक्टर था, इस प्योर सेमीकंडक्टर में we will put some impurity here. अगर यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो ये n बनेगा. उसके बाद फिर आपको p टाइप मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालना पड़ेगा एंड देन अगेन n टाइप. तो देयर आर टू वेज. बेस मटेरियल लो, अगर यहाँ पे आपने अगर पेंटावेलेंट डाला है n, तो यहाँ पे आपको ट्राइवेलेंट ही डालना पड़ेगा. फिर यहाँ पे आपको वापस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालना पड़ेगा. सो इट इज you have opposite type of semiconductor, extrinsic semiconductor sandwiched in between two same type. तो NPN या फिर PNP, NPN या PNP. Okay, depends आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो. So there are two types of transistor. एक है NPN जिसमें P टाइप सेमीकंडक्टर दो N टाइप के बीच में सैंडविच्ड है. दूसरा है PNP जिसमें N टाइप सेमीकंडक्टर दो P टाइप के बीच में सैंडविच्ड होगा. ओके, सो इंटेंशनली मैंने एक साइड का थिकनेस दूसरे से कम दिखाया है और तीसरा इंटेंशनली स्मॉलेस्ट है यहाँ पे. तो ये जो आपके पास इंटरमीडिएट थिकनेस का जो आपके पास सेमीकंडक्टर बना, इसको आप बोलते हो इमीटर. ये है बेस, ये है कलेक्टर, राइट? इमीटर, बेस, कलेक्टर. तो एज यू सी यहाँ पे दो जंक्शंस है. कौन से दो जंक्शंस है? एक तो ये इमीटर बेस जंक्शन हो गया, इमीटर बेस जंक्शन, और एक हो गया आपका कलेक्टर बेस जंक्शन. दोनों पीएन जंक्शन है, इमीटर बेस, कलेक्टर बेस, राइट? एंड जैसे पीएन जंक्शन डायोड था, ये ट्रायोड है क्योंकि यहाँ पे तीन टर्मिनल है, वहां पे दो टर्मिनल थे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, यहाँ पे तीन है. एंड एज यू रिमेंबर, एज यू नो, इनपुट के लिए आपको चाहिए होते हैं दो और आउटपुट के चाहिए होते हैं दो. तो टोटल चाहिए होते हैं चार टर्मिनल. हमारे यहाँ पे हमारे पास तीन है, तो तीनों में से एक को कॉमन बनाना पड़ेगा. और टू स्टार्ट ऑफ विथ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में मैं बेस को कॉमन ले रहा हूं. बाद में हम इमीटर को भी कॉमन कर सकते हैं. तो फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, वी आर मेकिंग बेस कॉमन. तो मैं यहां से एक कॉमन लाइन निकालूंगा. दिस इज कॉमन लाइन. ओके, बेस विल बी मेड कॉमन, एक यहां पे. सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. तो ये ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है बाय द वे. ऑलराइट, सो इमीटर, बेस, कलेक्टर. इमीटर बेस में एक मतलब इनपुट या आउटपुट, और कलेक्टर बेस में इनपुट या आउटपुट. नॉर्मली इस केस में हम लोग इनपुट देते हैं इमीटर बेस के थ्रू, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर बेस के थ्रू. ओके, और इनपुट जब दोगे तो इसको हम बोलेंगे VBB. बाद में समझेगा ये VBB क्या है. बाय द वे ये बेस इमीटर वोल्टेज है, इसको VBB बोल रहा हूँ फॉर सम रीजन, आगे समझेगा आपको व्हाई. ये यहाँ पे आपका है VCC. मैंने फिलहाल फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में बात नहीं की है. वी आर जस्ट गोइंग थ्रू बेसिक्स. बेसिक क्या है? बेसिक ये है, आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था, एक रीजन में आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया, वो बन गया एन टाइप.
फिर उसके बाद छोटे से रीजन में आपने ट्रैवलेंट डाला है, वो बन गया पी टाइप। फिर वापस से आपने एन टाइप इम्प्योरिटी डाला है, वो बन गया एन टाइप। तो ये हो गया एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। इसको बायपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको करंट ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों चार्जेस की वजह से मिलेगा, तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। गुड। सम पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हमने क्यों किया। इमीटर का थिकनेस बेस और कलेक्टर के बीच में है, बेस का थिकनेस सबसे कम है और कलेक्टर का थिकनेस सबसे ज्यादा है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए डोपिंग किसका कितना है। तो सबसे ज्यादा डोपिंग ये बेस इमीटर का है, तो इमीटर इज हेवीली डोप्ड। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, इमीटर में। क्यों? इमीटर एज नेम इम्प्लाइज, नाम में है इमीटर को इमिट करना है। इमिट करना है मतलब उसको चार्जेस को सप्लाई करना है। सप्लाई करना है तो खुद के पास होना चाहिए। खुद के पास कब होगा, जब इम्प्योरिटी लेवल ज्यादा रहेगा तब। देन देन यू हैव ऑफ कोर्स, उसके बाद सबसे ज्यादा डोपिंग आपने किया इमीटर का, उसके बाद आपने किया कलेक्टर का, और फिर आपने किया बेस का। तो बेस सबसे कम डोप्ड होता है, तो थिकनेस भी बेस का कम है, डोपिंग भी बेस का कम है। कलेक्टर का डोपिंग इमीटर से कम है लेकिन बेस से ज्यादा है। तो एज फार एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी या फिर डोपिंग इज कंसर्न्ड, कलेक्टर इज इंटरमीडिएट डोप, emitter is highly doped and base is the least doped. थिकनेस, थिकनेस की जब बात होगी तो थिकनेस ऑफ कलेक्टर इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा, फिर इमीटर का, और फिर बेस का। बेस थिन है, थिन बेस यू हैव। अब ऐसा क्यों? यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग। डोपिंग लेवल समझ में आया होगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इमीटर हाईली डोप क्यों? क्योंकि सप्लाई करना है इसलिए चाहिए उसके पास। कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। और बेस का डोपिंग सबसे कम क्यों है? क्योंकि बेस पी टाइप है। पी टाइप के बैलेंस बैंड में आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को खाने वाले होल्स वहां पे बैलेंस बैंड में है, राइट। तो अगर मैंने ज्यादा डोपिंग कर दिया तो ज्यादा होल्स होंगे, ज्यादा होल्स होंगे मतलब जैसे ही एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में गया, सीधा वो जाएगा होल्स के पास बैलेंस बैंड में। वो हमको नहीं करना। नहीं करना मतलब इसलिए डोपिंग लेवल कम होना चाहिए, किसका? बेस का। एज फार एज थिकनेस इज कंसर्न, मैं बैंड डायग्राम ड्रॉ करूंगा बाय द वे। एज फार एज थिकनेस इज कंसर्न, कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्ट करना। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को कलेक्ट करता है वहां पे हीट जनरेशन होता है। तो हीट जनरेशन के लिए, हीट को डिसिपेट होने के लिए जगह ज्यादा लगती है। आई मीन यू नीड थिक। जितना ज्यादा थिकनेस होगा तो हीट डिसिपेशन के लिए इजी होगा। दैट इज वाई थिकनेस ऑफ कलेक्टर ज्यादा है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ ये सारा का सारा, इसका वर्किंग देखेंगे बाद में, वर्किंग वी विल सी, बट इनिशियली हमको पहले बैंड डायग्राम समझने की जरूरत है। तो डोपिंग लेवल एंड थिकनेस, इट इज आई होप वेल अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन अगर आया इसके ऊपर एग्जाम में तो यू शुड बी एबल टू आंसर, और आप देखोगे कि आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट इमीटर बेस रीजन। बैंड डायग्राम, अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड का बैंड डायग्राम याद होगा, फर्मी लेवल का मैचिंग होता है। आपने पीएन जंक्शन तो बना दिया, कुछ टाइम के बाद यूसी फर्मी लेवल मैच होता है। फर्मी लेवल मैच होने का मतलब क्या था? फर्मी लेवल मैच होने का मतलब ये था कि एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है। एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है। यहाँ पे पहला रीजन कौन सा है? एन। तो अगर मैं एन, उसका ये कंडक्शन बैंड ड्रॉ करता हूं तो ये हो गया कंडक्शन बैंड ऑफ एन, और दिस इज कंडक्शन बैंड ऑफ एन, दिस इज कंडक्शन बैंड ऑफ ई। ओके, सिर्फ पी एन में पी इधर था, एन उधर था, यहाँ पे उल्टा है, एन पी है ये।
ओके, देन इसका वैलेंस बैंड, इसका वैलेंस बैंड समवेयर ओवर हियर। ओके, तो आपको याद होगा यहाँ पे फर्मी लेवल था जस्ट बिलो इन एन टाइप, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड इन एन टाइप फर्मी लेवल, और जस्ट अबोव वैलेंस बैंड इन पी टाइप, ये फर्मी लेवल होता है। हमने वो उल्टा दिखाया था, हमने पहले पीएन जंक्शन डायोड में ये स्ट्रक्चर वहां दिखाया था और पी टाइप का यहां दिखाया था। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे 3 रीजन है, तो आई कांट हेल्प इट, मुझे वैसा ही रखना पड़ेगा। ओके, तो एज यू रिमेंबर यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, माइनॉरिटी होल्स। यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी होल्स है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। ये हो गया आपका इमीटर बेस्ड जंक्शन। कब बायसिंग मैंने किया नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बायसिंग, अभी तक बैटरी कनेक्ट किया है ऐसा कुछ बोला नहीं। ओके, सिमिलरली फिर ये पी एन जंक्शन, वापस से पी एन जंक्शन, एन टाइप का कंडक्शन बैंड कहां जाएगा? एन टाइप का कंडक्शन बैंड विल बी एट अ लोअर लेवल कंपेयर टू पी टाइप, तो ये आएगा यहां पे मोर और लेस। ओके, तो ये है सिचुएशन जब जस्ट एन पी एन, जब जस्ट आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है, तो दिस इज द सिचुएशन। ओके, नो बायसिंग एज ऑफ नाउ। वेल बाय द वे, जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन हो पीएनपी हो, हम लोग यूज करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन के लिए, करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो कीप दिस इन माइंड, क्योंकि समझेगा कि फिर बायसिंग कैसा करना है, राइट? इज बैंड डायग्राम क्लियर टू यू? बैंड डायग्राम क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट मी फॉरगेट अबाउट फर्मी लेवल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों आया, राइट? नाउ अगर मैं इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करता हूं, फॉरवर्ड बायस मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस जैसे हमने किया, इसका मतलब क्या था? फॉरवर्ड बायस करने का मतलब ये था, एन टाइप का कंडक्शन बैंड आप पी टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर ले जा रहे हो, दिस इज व्हाट मींस बाय फॉरवर्ड बायसिंग, करेक्ट? ओके, और ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, इसको मैं रिवर्स बायस करूंगा। रिवर्स बायस मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट इज रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस जब हम करते हैं तो हम एन टाइप के कंडक्शन बैंड को पी टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर ले जाते हैं। रिवर्स बायस हम जब करते हैं तो एन टाइप का कंडक्शन बैंड ऑलरेडी नीचे था, पी टाइप के कंडक्शन बैंड से उसको और नीचे लेके जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? नाउ व्हाट हैपेंस, दो तरीके होते हैं समझने के। यहां पे मेजॉरिटी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे मेजॉरिटी आपके पास होल्स थे, यहां पे, एंड अगेन यू हैव इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, राइट? So now it is something like this. Good. इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड अवे, मतलब टुवर्ड्स जंक्शन पुश हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? टुवर्ड्स जंक्शन। टुवर्ड्स जंक्शन मतलब ये जंक्शन क्रॉस करके यहां पे पेनिट्रेट हो जाएगा, इट विल गो इनसाइड पी टाइप, इफ ऑफ कोर्स आफ्टर ओवरकमिंग बैरियर पोटेंशियल। मतलब इमीटर बेस जंक्शन का डिप्लीशन लेयर के साथ क्या होगा? कम होगा।
राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहां पे आ गया, मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया। अब ये सोचो, क्योंकि हमने इसका डोपिंग कम किया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स कम है, मैं कुछ हटा देता हूं। अगर ज्यादा होल्स होते तो क्या होता कि जैसे ही एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आया तो सीधा रिकॉम्बिनेशन, करेक्ट, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका डोपिंग कम रखा जाता है। तो फिर भी सम अमाउंट 5%, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में गए हैं, यहाँ पे कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में 100 गए हैं, तो सिर्फ 5 का होता है रिकॉम्बिनेशन, और बाकी जो 95 है दे क्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन एंड एंटर इनटू कलेक्टर रीजन। क्यों? क्योंकि ये लुक हियर, पॉजिटिव टर्मिनल रिवर्स बायस था, क्योंकि ये रिवर्स बायस था इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, ये जो रिवर्स बायस किया है आपने, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, अपने तरफ खींचेगा, करेक्ट, राइट, गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जब आप करंट एम्प्लीफिकेशन की बात करते हो तो ट्रांजिस्टर को आप कभी भी याद रखना, इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, ऐसा होता है वो, राइट। एंड एनर्जी बैंड डायग्राम से भी आपको इजीली समझेगा कि क्या हो रहा है। ये स्टेप्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए इजी रास्ता है, इजी फ्लो, गुड, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, सिर्फ 5%, ओनली 5% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग पी टाइप विल अपीयर एज बेस करंट, बाकी अपीयर एज कलेक्टर करंट, करेक्ट। डोंट मिसअंडरस्टैंड एरो हियर। इलेक्ट्रॉन कहां से कहा गया? इमीटर से बेस। इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। तो इसलिए यहां पे ये एरो हेड को दिखाने के लिए उल्टा दिखाना, बेस करंट ऐसा। Conventional current is always opposite to direction of electron flow. Are we good here with this? Yes. So, in all, overall, अगर आपको equations लिखने हैं, तो what you can do is, आप बोल सकते हो कि इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स चले थे, मतलब इमीटर करंट, इसमें से कुछ प्रोपोर्शन 5% दे appear as base current and remaining appear as collector current. Here you can say IE is approximately equal to IC because IB is very small, more or less, right? Okay. Now, so what you need to remember, क्या पता होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये पूरा लेक्चर आज इसका, हमारा पूरा लेक्चर इसमें जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वी विल गो अहेड। ट्रांजिस्टर सुनते ही बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी जैसे कान में आया आपके, 3 रीजन, एनपीएन या पीएनपी। हम लोग एनपीएन का डिस्कशन करेंगे, एक इमीटर, एक कलेक्टर, एक बेस। बेस जो है वो इमीटर और कलेक्टर के बीच में सैंडविच्ड है। इन दिस केस चेंज भी हो सकता है, बेस हमेशा बीच में रहेगा, ट्रू, लेकिन कनेक्शंस चेंज हो सकते हैं। कैसे हम देखेंगे, फिलहाल हमने बेस को कॉमन रखा है यहाँ पे। तो इमीटर बेस से आप इनपुट दे रहे हो, कलेक्टर बेस से आप आउटपुट ले रहे हो, करेक्ट। एक को हमने फॉरवर्ड बायस किया, एक को हमने रिवर्स बायस किया। ओके, सो बिफोर आई डिस्कस दिस अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी, ये क्या होता है ये देखेंगे। इससे पहले हमको एक और चीज देखनी है, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। 3 रीजन थे, तो
हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्लेट दिखाते हैं, प्लेट रिप्रेजेंट बेस, ये एक इमिटर और एक कलेक्टर, तो ये है बेस, कलेक्टर और ये इमिटर। हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर थे, कौन से, एनपीएन और पीएनपी, राइट। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू टेक अ पॉज। All right, so we were discussing about two types of transistor, and of course you need to pardon me for my drawing. So anyways, अब दो टाइप के ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। तो हमको सिंबलिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे थे, इमिटर टू बेस। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बेस टू इमिटर। तो ये एरो हेड बेस से इमिटर अगर दिखाते हो तो एनपीएन का सिंबल होता है। सो दिस एरो हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और यहां पे ये उल्टा होगा। ओके, राइट। तो इतना ही याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम इमिटर टू बेस, so conventional current is from base to emitter, right? Now we can talk about alpha DC and beta DC. So alpha DC and beta DC, ये ratios है। This is the ratio of collector current to that of emitter current, and this is the ratio of collector current to that of base current. इसको current gain भी बोलते हैं, by the way. So beta DC is also called as current gain. Alpha DC is ratio of collector to emitter current. Beta DC is ratio of collector to base current. Right? Now we want to find out relation between alpha and beta. तो अगर आपको याद होगा, emitter current is equal to base current plus कलेक्टर करंट, ऐसा इक्वेशन आया था। अगर मैं इसको IC से डिवाइड कर देता हूं तो आई विल गेट इमिटर करंट अपॉन कलेक्टर करंट इक्वल टू बेस करंट अपॉन कलेक्टर करंट प्लस IC बाय IC। मैंने सिर्फ IC से डिवाइड किया है इसको, तो दिस इज, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन IC बाय IE इक्वल टू 1 अपॉन IC बाय IB प्लस 1। ओके, बट IC अपॉन IE बाय डेफिनेशन इज अल्फा DC, तो 1 अपॉन अल्फा DC इक्वल टू 1 अपॉन बीटा DC प्लस 1, राइट। नाउ हम यहां पर लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा DC इक्वल टू 1 प्लस बीटा DC बाय बीटा DC, मतलब अल्फा DC इज इक्वल टू बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। यह आ गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और एक तरीके से लिख सकते हो, बिफोर आई गो अहेड विथ formula for beta DC in terms of alpha DC, you need to again know something. What is beta DC, by the way? IC by IB. If you remember, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 5% current appears as IB. तो IC is normally very greater than IB, 95/5 more or less, है ना। 95/5 is roughly 19. ओके, मैं आपको सिर्फ रफ नंबर बता रहा हूँ। नॉर्मली बीटा डीसी की वैल्यू ये 1 से ज्यादा ही होती है, 500 से 900 के बीच में होती है। इट इज ग्रेटर देन 500 एंड लेस देन 900, समवेयर 500 to 900 के बीच में, राइट। तो लेट अस से बीटा डीसी की वैल्यू 100 है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो बीटा डीसी 100, नीचे 100 प्लस 1, 100 अपॉन 100 प्लस 1 इज लेस देन 1। तो अल्फा डीसी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी, एंड
टू बी प्रैक्टिकल इनफ 0.96 से 0.98 के बीच में आती है। सो अल्फा डीसी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, बीटा डीसी की वैल्यू हमेशा 500 to 900 के बीच में आती है नॉर्मली। ओके, नाउ यूजिंग दिस सेम इक्वेशन यू कैन मेक इक्वेशन फॉर बीटा डीसी इक्वल टू अल्फा डीसी समथिंग समथिंग। तो ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा, तो आई कैन राइट 1 अपॉन बीटा डीसी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डीसी -1। मतलब ये आएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा डीसी अपॉन अल्फा डीसी, राइट, करेक्ट। रेसिप्रोकल कर लो इसको, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको मिलेगा बीटा डीसी इक्वल टू अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी। तो आपको मिल गया बीटा डीसी का फॉर्मूला और अल्फा डीसी का फॉर्मूला। ओके, क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? सिर्फ डेफिनेशन बताना चाहिए अल्फा डीसी का। अल्फा डीसी इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ इमीटर करंट एंड बीटा डीसी इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ बेस करंट। इतना पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। फिर आईसी से डिवाइड कर लिया हमने, आईसी से डिवाइड करने के बाद हमको इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा मिल गया। फिर हमने सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा दोनों का इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, राइट। So I'll just write this beta DC again over here. वो beta DC is equal to alpha DC upon 1 minus alpha DC. ये DC DC मतलब डायरेक्ट करंट की बात हो रही है। That is what DC DC. Okay. Any doubts here? No? Equations याद रहेंगे? Good. Now, as I told you, कि ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए नॉर्मली 2 टर्मिनल चाहिए इनपुट पे और 2 टर्मिनल चाहिए आउटपुट पे। हमारे पास टोटल 3 ही है, तो एक को कॉमन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखने के लिए, याद कैसे रखा जाता है, एक तो पहले लाइन कॉमन दिखाई दो। ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन एंड कॉमन लाइन। और एक कॉमन लाइंस हमेशा ग्राउंडेड होते हैं नॉर्मली। मैं ग्राउंडिंग दिखाऊंगा नहीं, बट ऑफ कोर्स दे आर ग्राउंडेड। ओके, तो ग्राउंडिंग कैसे दिखाते हैं पता होगा आपको। यस, सो एनीवेज बेस आपने कॉमन किया था। अभी पहला जो हमने सीखा उसमें बेस कॉमन था, उसमें बेस कॉमन था। इमीटर कलेक्टर, अगर ये एनपीएन टाइप है तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेस में, तो डायरेक्शन होगा ऐसा, उल्टा। इमीटर बेस कलेक्टर, ये है आपका सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। और अब आपको समझेगा कि मैंने वहां पे वीबीबी वीसीसी क्यों बोला था, क्योंकि हमको पता नहीं ना हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन से आने वाले हैं। तो इन जनरल बोलते हैं इनपुट जहां से देते हो तो वीबीबी, आउटपुट जहां से देते हो तो वीसीसी। वो जनरल होता है, जनरल नॉमेनक्लेचर है, वो जनरल नाम है। अब यहाँ पे मुझे पता है मैं इनपुट कहां देने वाला हूँ, बेस इमीटर। तो यहां से आएगा इनपुट और यहाँ पे आएगा आउटपुट। तो बेस इमीटर इनपुट और कलेक्टर बेस आउटपुट। ओके, अब अगर मुझे इमीटर को कॉमन करना है तो ये बेस है, ये यहाँ पे मैं इमीटर का लाइन दिखाने वाला हूं। सो ओवर हियर दिस इज इमीटर लाइन, ये कॉमन लाइन को गया। कॉमन लाइन क्यों, क्योंकि ये यहां से कनेक्ट करने वाले हैं हम लोग दोनों साइड से, तो वहां पे रेजिस्टेंसेस दिखाने पड़ता है, इसलिए मैं फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। और हम वैसे भी सिर्फ सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंबल्स ओनली हियर। दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज इमीटर। इलेक्ट्रॉन्स इमीटर टू बेस, करंट बेस टू इमीटर। ये आ गया आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इमीटर कॉमन किया है तो इनपुट आप दे रहे हो इमीटर बेस से, आउटपुट ले रहे हो
इमीटर कलेक्टर से। वहां पे इनपुट था इमीटर बेस, आउटपुट था कलेक्टर बेस। यहाँ पे इनपुट है इमीटर बेस, आउटपुट है कलेक्टर इमीटर। तो दोनों में देखो कैसे याद रखते हो। पहला केस कॉमन बेस, इनपुट कहां था इमीटर बेस, आउटपुट कहां था कलेक्टर बेस। क्या कॉमन है बेस। यहाँ पे इनपुट क्या है बेस इमीटर भी बोल सकते हो इसको। आउटपुट क्या है कलेक्टर इमीटर। इमीटर इमीटर कौन कॉमन है इमीटर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर हम आखिरी बचा कौन सा कलेक्टर कॉमन करना। तो ये बेस, ये कलेक्टर, ये बेस, यहाँ पे ये इमीटर। Of course, direction of current you will have to show like this. Arrow should go from base to emitter. Input collector base, output emitter collector. तो ये आ गया आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। नॉर्मली बहुत सारे डिवाइसेस में करंट एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। इन एक्चुअली इन प्रैक्टिकल लाइफ आप बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज करते हो जिसमें ही होता है ऑलरेडी, विदाउट नोइंग, बट होता है। तो नॉर्मली करंट एम्पलीफिकेशन के लिए दिस मोड इज यूज्ड, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो दिस शुड बी वेल अंडरस्टूड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आई विल मेक अ टेबल फॉर यू। कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट कहां से लिया, आउटपुट कहां से लिया। कॉमन बेस में इनपुट था इमीटर बेस, आउटपुट था कलेक्टर बेस, राइट। कॉमन इमीटर में इनपुट था बेस इमीटर, आउटपुट था कलेक्टर इमीटर। और कॉमन कलेक्टर में इनपुट है बेस कलेक्टर और आउटपुट है इमीटर कलेक्टर। बेस कॉमन, इमीटर कॉमन, कलेक्टर कॉमन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे समझेगा व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू नो। जब आप ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तब। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज। So let us talk about transistor characteristics now. By the way, अब ये है कॉमन इमीटर मोड, क्योंकि देखो ये इमीटर है, यहाँ पे इमीटर ये कॉमन लाइन को गया है, राइट। इनपुट मैंने दिया है बेस और इमीटर में, आउटपुट मैंने लिया है कलेक्टर और इमीटर में, इसलिए इसको बोला है VBE, बेस इमीटर। मतलब इनपुट वोल्टेज बेस इमीटर वोल्टेज, इनपुट करंट बेस करंट, आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट। वेरी गुड, तो ये आपको पता होना जरूरी है। यू हैव टू नो दिस, यू मस्ट नो दिस। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव unnecessary things and I want this to be little big, तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा। I want this to be big क्योंकि we have to show few important things. Sufficient. Okay? मैंने क्या बोला था, इन जनरल इनपुट के लिए VBB डिनोट करते हैं, VBB, और आउटपुट के लिए VCC। तो यहाँ पे VBB और VCC हमने दिखा के रखा है। नाउ ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड कि आप इनपुट वोल्टेज को या फिर आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करो। कंट्रोल करो मतलब चेंज करो, है ना। जरूरत पड़ सकती है ना हमको इनपुट या फिर आउटपुट, दोनों में से किसी को चेंज करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये अरेंजमेंट है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो ये रियोस्टैट पे जब आप ये पॉइंटर मूव करोगे रियोस्टैट पे, तो this jockey when it moves over rheostat it changes input resistance which changes input voltage. Similarly output को भी आप कंट्रोल कर सकते हो by the second rheostat. Okay, is it clear? Now if it is clear,
हमको देखना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट एंड आउटपुट। तो हम देख लेंगे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। तो मैं यहां पे प्लॉट करूंगा इनपुट वोल्टेज और यहां पे प्लॉट करूंगा इनपुट करंट। कॉमन इमिटर मोड में मैंने इसलिए टेबल लिखा, लास्ट पेज पे टेबल लिखा था, हमने बनाया था। कॉमन इमिटर मोड में इनपुट करंट होता है बेस करंट, इनपुट वोल्टेज होता है बेस इमिटर वोल्टेज VBE। यहां पे भी डायग्राम में है वो। व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले हम VCE, व्हाट इज VCE? आउटपुट वोल्टेज। हम सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज को फिक्स करेंगे एट सम वैल्यू, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर दिया। अब हम इन स्टेप्स इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे और इनपुट करंट मेजर करेंगे। तो वी विल कीप आउटपुट वोल्टेज VCE फिक्स, then we will change what input voltage and we'll measure what input current. What is input voltage? VBE. What is input current? IB. If you remember, हमने क्या किया था? इसको फॉरवर्ड बायस। याद है कि हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया था। मैंने बोला था अगर ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो इनपुट फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक याद है आपको? यस, एक्सीलेंट। तो फिर ये वही होने वाला है, nothing new. It will be something like this. हो गया ग्राफ। For some voltage 10 volt fixed VCE equal to 10 volt। अगर मैं VCE को इंक्रीज करता हूं तो ग्राफ तो सेम ही रहेगा, जस्ट शिफ्ट होगा। तो दिस इज फॉर VCE इक्वल टू 20 वोल्ट, राइट। और क्योंकि आप देख रहे हो मैथमेटिक्स का बेसिक्स बहुत जरूरी है। करंट, वोल्टेज, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आया ऐसा तो इसका स्लोप मतलब रेजिस्टेंस y और x, व्हाट इज स्लोप? dy by dx मतलब क्या? m स्लोप। तो यहां पे dy by dx मतलब I by V। What is I by V? R. V is equal to I R. V equal to I R, है ना? तो I by V is 1 by R. But anyways, इसका slope reciprocal of resistance होता है. But it gives you information about resistance. This is what I am saying. In this case, if it is a straight line passing through origin, resistance is constant. आपने मोशन में भी सीखा है, displacement against time. If it is a straight line, velocity is constant. Velocity against time. If it is a straight line passing through origin, acceleration is constant. तो अगर मैं करंट और वोल्टेज की बात कर रहा हूं और स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन है, मतलब रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। वेरी गुड। तो ऐसा यहां पे नहीं है, हमारे इस ग्राफ में ऐसा नहीं है। ओके, तो यहां पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या बोलेंगे? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक किसको बोलते हो? चेंजिंग वैल्यू, उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कहां था? इनपुट पे था। इनपुट पे था ना? हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो इनपुट ही होगा। तो एज यू सी, फॉर अ स्मॉल चेंज इन VBE देयर इज स्मॉल चेंज इन करंट, बट दिस स्मॉल चेंजेस आर नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट। देख लो ग्राफ पे, मैं अगर यहाँ पे VBE की वैल्यू यहां से यहां तक लाता हूं, small change in VBE corresponds to very small change in current here. करंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी, पर यही VBE मैं यहां लेता हूं
तो स्मॉल चेंज इन VBE मतलब डेल्टा VBE will lead to large change in current here, that is delta IB. करेक्ट, राइट? तो ये थ्रू आउट ग्राफ सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे? डायनामिक रेजिस्टेंस। लेकिन डायनामिक रेजिस्टेंस कहां था? इनपुट पे था। तो क्या बोलेंगे? डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस RI, दैट इज इनपुट वोल्टेज, स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट। क्या कांस्टेंट रखा था आपने? क्या आउटपुट मतलब क्या? सो एट VC कांस्टेंट। गुड, राइट? डोंट फॉलो बुक्स, वो क्या लिखते हैं, आई एम सॉरी फॉर दोस कमेंट्स, बट एनीवेज, सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? फॉलो करो बुक्स को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू फॉलो। सो नाउ हमको देखना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज समथिंग डिफिकल्ट जॉब, ये थोड़ा मुश्किल है, पहले ही बता देता हूं, थोड़ा मुश्किल है। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि थोड़ा हमको यहाँ पे टाइम लगेगा समझने में। बट अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड व्हाट डू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स? अगेन, ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज। यहाँ पे सिर्फ करंट आप कौन सा लोगे? आउटपुट। वोल्टेज कौन सा लोगे? आउटपुट। ओके, सो यू विल हैव, you can plot a graph of output voltage VCE. What was output current? IC. Okay, first thing, हम लोग ट्रांजिस्टर क्यों यूज करते हैं? एम्प्लीफिकेशन। इनपुट करंट की वैल्यू कम है, आउटपुट करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इनपुट करंट कौन सा था? IB, बेस करंट। यहां पे बेस करंट होता है माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, ओके? और आउटपुट करंट होता है मिली एम्पियर में, मोर और लेस। माइक्रो 10⁻⁻⁶ एंड मिली 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 का डिफरेंस है, मतलब एम्प्लीफिकेशन 1000 टाइम्स एम्प्लीफिकेशन है यहाँ पे, राइट? यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, यू हैव लर्न्ड बीटा विच इज करंट गेन। ये था आपका IC बाय IB, या फिर डेल्टा IC बाय डेल्टा IB भी चलेगा, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो डेल्टा IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा IB। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बीटा की वैल्यू हमेशा 500, 900, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड हम 100 ले लेंगे। बीटा की वैल्यू 100 मान लेते हैं, ये अजम्पशन है। 100, 1000 भी ले सकते हो, आपके ऊपर। मैं मान लेता हूं इनपुट करंट, बेस करंट, ये हमारे पास माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶। अगर मैं बीटा की 1000 ले रहा हूं और ये अगर 10⁻⁶ में है, तो कलेक्टर करंट आपके पास 10⁻⁻3 मतलब रफली मिली एम्पियर में आएगा। ओके, मिली एम्पियर में आएगा, रिमेंबर दिस। अब एम्प्लीफिकेशन दो तरीके का होता है, करंट या फिर वोल्टेज। ओके, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया यहाँ पे दैट व्हाट इज हैपनिंग। यू हैव करंट एम्प्लीफिकेशन, ऑफ कोर्स माइक्रो एम्पियर इनपुट का, आउटपुट पे मिली एम्पियर में आ गया, 1000 टाइम्स एम्प्लीफिकेशन है उसका, राइट? बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, ये जो लोड रेजिस्टेंस है RL डायग्राम में, लोड मतलब आउटपुट है, ओके? तो हो सकता है जो VCC है, मान लो सम वैल्यू, मैंने ये 3 वोल्ट करके रखा है, मान लेते हैं, लेट अस से 3 वोल्ट है, आउटपुट का वोल्टेज 3 वोल्ट है, VCC 3 वोल्ट है, VBB हम कंट्रोल करेंगे, हम चेंज करेंगे, व्हाटएवर इट इज। ये जो करंट है, आउटपुट करंट VIC, व्हाट इज IC? समवेयर अराउंड सम मिली। मान लेते हैं ये लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम है, 1000 ओहम है। कितना? 1000। अब सबसे पहले अगर मैं बेस करंट को 0 रखता हूं, 0 बेस करंट, व्हाट इज 0? बेस करंट 0।
बेस करंट जीरो मतलब इनपुट करंट जीरो। इनपुट क्या था? फॉरवर्ड बायस था। और जब वहां पे करंट ही नहीं है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। इतना डिटेल्स नहीं दिया है बुक्स में, बट यू शुड नो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो मिलेगा वो जो आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उसमें से। तो जीरो बेस करंट पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये रीजन को बोलते हैं कट ऑफ। कट ऑफ ट्रांजिस्टर इज इन स्विच ऑफ सिचुएशन। ओके, ये आपका बेस करंट जीरो, आई बी इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं अब मैं आई बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर ले रहा हूं। आई विल टेक आई बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। तो हियर दिस इज दैट लाइन ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर। अब आप बोलोगे ऐसा नेचर क्यों आया, सैचुरेशन क्यों, समझेगा आपको बाद में। ओके, in any case, what is potential drop across load resistance? What is Ohm's law? I R, I into R। हमें IC into RL मतलब IC हम ऑलरेडी यहां से फाइंड कर सकते हैं। बीटा कितना है? 1000, 10 पावर 3। यह कितना है? 10 पावर माइनस 5। ओके, 1000, 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 2। बट नंबर चाहिए मुझे। वो 10 है और ये 1 है। देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, आई एम सेइंग आउटपुट पे वोल्टेज जो होगा दैट इज IC इंटू RL। IC इज बीटा IB, बीटा IB, और ये RL। बीटा क्या था? 1000। IB कितना है? 10 माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 5। RL कितना है? 1 किलो। किलो हम लिया ना हमने, हाउ मच? 10 बचा, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बचा, राइट? 10 वोल्ट बचा। हाँ, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज VCC? दैट इज वाई मैंने ये बोला था कि बीटा की वैल्यू 500 से 900। तो मैंने कितना लिया है? तो अब देखते हैं। अब 100 अगर लेता हूं मैं, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 100 लेते हैं। बीटा की वैल्यू 100 लेना मतलब यहाँ पे 10 पावर 2 करना। कितना हो गया ये? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि VCC आउटपुट वोल्टेज था 3, लेकिन लोड के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ? 1 वोल्ट। तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि जितना आउटपुट पे 3 वोल्ट, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। आउटपुट पे जब 3 वोल्ट है तो 4 कैसे होगा? नहीं हो सकता। 10 कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो बीटा 900 से नीचे। ओके, गुड, राइट। सो of course for a 10 माइक्रो एम्पियर इनपुट बेस करंट, ये बेस करंट की लाइन है तो भूलना मत, ये बेस करंट है। आपको आउटपुट पे कितना करंट मिला? व्हाट इज IC फॉर IB इक्वल टू 10 माइक्रो, ये किया ना। बीटा की वैल्यू कितनी ली आपने? 100। और IB कितना है आपके पास? 10 पावर माइनस 5। तो 100 मतलब 10 पावर 2 और 10 पावर माइनस 5 कितना आया? 10 पावर माइनस 3 मतलब कितना? मिली एम्पियर। तो फॉर 10 माइक्रो एम्पियर इनपुट यू हैव 1 मिली एम्पियर एट आउटपुट। हो गया एम्प्लीफिकेशन, क्लियर? अब अगर मैं IB को, बेस करंट को मैं 20 माइक्रो कर लेता हूं, 20 माइक्रो एम्पियर फॉर अ बेस करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर। चेक अगेन, 10 पावर 2 बीटा तो रहेगा ही। IB होगा अभी 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 और RL 10 पावर 3 था, तो यहां पे आ गया 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट, राइट। और यहां पे आ गया 2 मिली एम्पियर। IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर के लिए IC इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। फिर मैं जब IB को 30 माइक्रो एम्पियर करता हूं
if I take 30 microampere, IB इक्वल टू 30 माइक्रोएम्पियर, यहां मिलेगा आपको 3 मिली एम्पियर, और आउटपुट वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट, पहले था 1 वोल्ट, किसके लिए? 10 माइक्रो इनपुट के लिए। ये इक्वेशन है यहाँ पे आपके पास आउटपुट। जब आपने IB लिया था 10 तो आया था 1 वोल्ट, जब आपने IB लिया 20 माइक्रो एम्पियर तो ये आया 2 वोल्ट, जब आपने IB लिया 30 तो ये आया 3 वोल्ट, IB 40 4 वोल्ट नहीं ले सकते, 3 ही है, फिर VCC को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस लाइन के बाद here this is called as saturation region. You cannot increase voltage या फिर you cannot increase input current, क्योंकि VCC हमने 3 वोल्ट फिक्स करके रखा है, राइट? तो कट ऑफ रीजन, ट्रांजिस्टर स्विच्ड ऑफ, ट्रांजिस्टर स्विच्ड ऑन, बट यू कैनॉट यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और तो ये एक रीजन है बीच का जिसको आप बोलते हो एक्टिव रीजन, जहां पे एक्टिव मतलब वो करंट को एम्पलीफाई कर रहा है। इनपुट करंट माइक्रो में था, आउटपुट करंट मिली में है, राइट? So there are 3 regions of highly high importance: कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन। उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रीजन। तो एवरीथिंग लाइज हियर। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें सारा का सारा कैलकुलेशन का पार्ट और अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है यहाँ पे। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट बेस करंट को कांस्टेंट रखा है, वो चाहे 0 हो, 10 माइक्रोएम्पियर हो, 20 हो, 30 हो। इनपुट बेस करंट is kept fixed. Then you vary VCE and you check what is IC. Clear? Okay? तो ऐसा आपको नेचर मिलेगा। Then जब बेस करंट 0 था तो ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ था, तो कट ऑफ। फिर हमने बेस करंट की वैल्यू 10 माइक्रोएम्पियर किया और VCC को पहले ही फिक्स कर दिया हमने। ओके, 3। देन व्हाट वी सी इज कि फॉर 10 माइक्रो एम्पियर बेस करंट, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस पे, आउटपुट लोड पे लेते हो, यहां नहीं लेते हो, आउटपुट लोड पे लेते हो, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइस चलाना है, तो लोड रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। ओके, तो फॉर 10 माइक्रो एम्पियर लोड पे आया 1 वोल्ट, 3 में से 1 वोल्ट लोड पे अपीयर हो गया। ओके, फिर जब मैंने IB को 20 किया तो 2 वोल्ट लोड पे अपीयर हुआ। फिर जब मैंने IB को 30 किया तो 3 का 3 पूरा हो गया। फिर जब IB को 40 किया तो 4 कर ही नहीं सकते, आपने VCC 3 वोल्ट फिक्स करके रखा है, तो VCE कहां से 4 हो गया, राइट? करेक्ट। तो इसलिए आपके पास एक सैचुरेशन रीजन है, मतलब बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज करने का एक लिमिटेशन है। यू कैन नॉट गो कीप इंक्रीजिंग बेस करंट, नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन है। तो ये सैचुरेशन रीजन, ये कट ऑफ रीजन। कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच में ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, राइट? उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो ये आगे आपका जो सारा मैंने आपको बताया, दैट इज द सेम स्टोरी ओवर हियर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिए वापस से एक बार। तो एज यू सी, ये फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी देखे हैं। आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विल बी आउटपुट करंट IC into load resistance RL. Okay, but IC was beta IB, वो हमने अभी किया, into RL. Okay, ये है आउटपुट वोल्टेज। Then you define something called as voltage gain. What is voltage gain? मैंने पहले भी बताया है, efficiency gain, this is always output to input,
अगर करंट गेन होगा तो आउटपुट करंट टू दैट ऑफ इनपुट करंट, वोल्टेज गेन होगा तो आउटपुट वोल्टेज टू दैट ऑफ इनपुट वोल्टेज। कार्नोट्स इंजन में जब हम थर्मोडायनामिक्स देख रहे थे तो हम बोल रहे थे, इफ यू रिमेंबर, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, W अपॉन Q, वर्क आउटपुट इंजन से कितना वर्क डन निकाला और वो वर्क डन निकालने के लिए कितना हीट इनपुट दिया। तो गेन या फिर इफिशियंसी, दीज आर सिमिलर क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है वो। तो यहाँ पे AV का मतलब है आपके पास, AV स्टैंड्स फॉर वोल्टेज गेन। ओके, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट वोल्टेज कैन आल्सो बी रिटन एज voltage gain into VI, right? It can also be written as beta delta IB into RL. आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हो, बट वी डोंट नीड इट। नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज गेन निकालना होता है, इनपुट वोल्टेज पता होता है, आउटपुट वोल्टेज यहां से इस फॉर्मूला से निकालते हो, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो और वोल्टेज गेन मिल जाता है हमको, राइट? डन? ओके, सो that's all about bipolar junction transistor. तो very quick revision again, 3 रीजन, तीनों का थिकनेस अलग, तीनों का डोपिंग अलग। थिकनेस डिपेंड करेगा कौन कलेक्ट करने वाला है और कौन एज अ एजेंट वर्क कर रहा है। एज अ एजेंट बेस होता है, वो इमिटर से लेता है, कलेक्टर को देता है। तो एजेंट का कमीशन कम होना चाहिए तो कमीशन कम। This is how you need to remember. I am sorry, but this is how you need to remember. Okay? जिसको देना है उसका होना चाहिए, इमिटर को देना है तो हाईली डोपिंग, कलेक्टर को लेना है इंटरमीडिएट डोपिंग बट मच मोर स्पेस। बेस सिर्फ एजेंट का काम कर रहा है, खुद के पास कम रखना है तो थिकनेस भी कम, डोपिंग भी कम। फिर इसी चीज को हमने इनिशियल बैंड डायग्राम अलग था, इनिशियल बैंड डायग्राम में एन टाइप, इनिशियल मतलब जब आपने बायसिंग नहीं किया था, नो फॉरवर्ड, नो रिवर्स, नो बैटरी कनेक्शन, नथिंग। एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप से नीचे होता है, मतलब एन टाइप और एन टाइप दोनों का सेम लेवल पे था, पी टाइप लिफ्टेड था ऊपर, राइट? ट्रायंगल शेप जैसा कुछ था। तो उस केस में तो करंट फ्लो होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, राइट? फिर जब आपने इमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस किया, मतलब आप एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ऊपर ले गए, फिर आपने कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस किया, मतलब यहां पे एन टाइप का स्ट्रक्चर को आप कंपेयर टू पी टाइप से नीचे ले गए, मतलब स्टेप जैसा बन गया। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंजेक्टेड फ्रॉम इमिटर एन टाइप इनटू बेस पी टाइप, 5% रिकॉम्बिनेशन, 95% फॉरवर्ड। ओके, राइट? तो ऑफ कोर्स you have emitter current as base current plus collector current. Then these are schematic symbols, NPN और PNP, सिर्फ arrowhead का फर्क है। arrowhead denotes direction of conventional current. Good. फिर हमने अल्फा डीसी बीटा डीसी डिफाइन किया, फिर हमने वही इक्वेशन लिया, IC से डिवाइड कर दिया, and then we end up getting equations for relation between alpha DC and beta DC. Alpha DC should be less than 1, to be precise, somewhere around 0.96 to 9.98. Beta DC should be greater than 1, to be precise, between, I mean it should be in terms of hundreds, 1000 नहीं जा सकता, less than 900 होता है normally. Then we saw different transistor configuration. क्या कॉमन किया है, क्योंकि आपको 2 टर्मिनल इनपुट पे चाहिए, 2 आउटपुट पे चाहिए, टोटल 3 ही थे, तो एक को कॉमन किया, बेस को कॉमन किया तो इनपुट इमिटर बेस से दिया है, आउटपुट कलेक्टर बेस से लिया है। इमिटर को कॉमन किया तो इनपुट बेस इमिटर है, आउटपुट कलेक्टर इमिटर जंक्शन है। कॉमन कलेक्टर किया है तो बेस कलेक्टर इनपुट है और इमिटर कलेक्टर आउटपुट में है, आउटपुट यहां से लोगे आप। देन वी सॉ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अ ग्राफ ऑफ इनपुट करंट अगेंस्ट इनपुट वोल्टेज, और इनपुट तो फॉरवर्ड बायस था, तो फॉरवर्ड बायस ही दिखेगा, क्या डिफरेंट दिखने वाला है। सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड कर दी, विच इज डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। डायनेमिक क्यों?
क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज चेंजिंग, इट इज नॉट कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन होता पासिंग थ्रू ओरिजिन तो हम उसको बोलते हैं जस्ट रेजिस्टेंस, कोई डायनामिक नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट फिक्स रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन इनपुट वोल्टेज and corresponding values of input current, you have different values of input resistance, hence it is called as dynamic input resistance, and all this we are doing at some fixed value of output which is VCE. तो VCE constant रख के किया था हमने। Then just now we saw all this output characteristics, तीन region है, cutoff, active and saturation. For transistor to work as an amplifier, you are operating the transistor in this region, active region. That's all about semiconductor devices. आखिरी हमारा बाकी है logic gates, जो मैं कल के सेशन में लूंगा, and tomorrow we will complete theory of this chapter. We will stop for today.